हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज मेन संडे में ऑडिट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। आपका प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि के स्रोत क्या है, इसके बारे में चलिए बताते हैं। कुछ स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आपके जो पॉइंट्स है मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको पॉइंट्स लगता है कि हाँ इसमें और ऐड ऑन होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ताकि और स्टूडेंट एक दूसरे से आप करेंगे तो एक दूसरे का पॉइंट्स, और जिसका पॉइंट अच्छा होगा एक दूसरे का मेंशन कर लेंगे, ताकि आपको लिखने में मतलब कि वहां पे क्या होगा, सही होगा, राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पॉइंट्स भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, चाहे आज की हो। आज तो थोड़ा स्टैटिक है, जो है सो है, हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं और भी आपको मेंस डे में क्वेश्चंस कराती हूँ, अगर उसको ऐड ऑन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स है, तो उसको जरूर मेंशन करें आप लोग। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपके 10 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। क्या है ये वाला क्वेश्चन जो बी पार्ट में है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ये इस प्रकार से आपको पूछा गया था। तो हमें पता है कि जो गवर्नमेंट अकाउंट, हमने ये क्वेश्चन कर भी लिया है, गवर्नमेंट अकाउंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। इसको फ्लो चार्ट में बताएंगे, मतलब 3 फॉर्म ऑफ क्या होता है फंड, ऐसे हेडिंग डाल के और ऐसे फ्लो चार्ट में देंगे तो अच्छा होगा। इसको अपने वर्ड्स में पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो इसमें मेंशन, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने मत लग जाना, सिर्फ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो कंसोलिडेटेड फंड हमें पता है 266 1 में है, ओके 1 में है। वही आपका पब्लिक अकाउंट क्या है, 266 2 में है। और जो हमारा कंटीजेंसी फंड है वो 268 ऐड ऑन कर देंगे, 267 में है। तो इस प्रकार से आपके 3 फंड्स है, ओके। और भी फंड्स होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ओके ये है, आर्टिकल लिख लेंगे और इसको ज़्यादा डेफिनेशन डिस्क्राइब नहीं करेंगे, राइट, ओके। चलिए अब हम करते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बताइए। तो चलिए सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन देंगे, क्या होता है। तो फंड टू विच ऑल रिसिट्स, रिसिट्स मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आती है, वो रेवेन्यू भी हो सकता है, वो कैपिटल भी हो सकता है। एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ खर्चा करती हैं, वो भी रेवेन्यू हो सकता है, वो भी कैपिटल हो सकता है, बजट में सबने पढ़ा है, ओके। तो क्रेडिट, क्रेडिट पैसा आता है, जब गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो बोलेंगे क्रेडिट, और जब पैसा चला जाएगा तो बोलेंगे डेबिट। सारी ऐड ऑन होके क्या बनता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके। 3, अब आर्टिकल कौन से मेंशन है, आर्टिकल 266 1 क्या स्टैंड करता है, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने बताया ये 3 फॉर्म में होता है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस 3 फॉर्म में मेंशन की रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या, आपका पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट क्या है 266 2 भी लिख देंगे यहाँ पे, नहीं यहाँ पे कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी फंड लिखेंगे, कौन से 267। ये पता है ना कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब खर्चा करना होता है तो पहले ही दे देते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन हो तो आप इससे क्या कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए एक बिजनेसमैन अपना जो है पूरे साल का डेप्रिसिएशन रख लेता है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी कंटीजेंसी फंड के लिए रख लेते हैं, ओके। फिर आता है कंसोलिडेटेड, ओके। तो हमने कंसोलिडेटेड फंड ऐसे आप लिख भी सकते हैं, और उसके बाद फ्लो चार्ट बना दीजिएगा तो सही लगता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप मेंशन करेंगे। ये इस स्लाइड में इंग्लिश में है, अगली स्लाइड में आपको हिंदी में भी मिलेगा। तो देखिए, ऑल रेवेन्यू रिसीट्स, सारी रेवेन्यू पैसा गवर्नमेंट के पास आया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो होगा। ऑल लोन रेज, अब क्या है,
गवर्नमेंट लोन भी तो रेज करती है, कहाँ कहाँ से। मान लीजिए कि अगर एक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करती हैं, शेयर्स इशू करती है, ऐसा ही होता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी क्या करती है, ट्रेजरी बिल, जिसको आप टी बिल्स के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा ट्रेजरी बिल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, माफ करिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। आपकी ट्रेजरी बिल 3 टाइप्स की, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। 91 डेज का होता है, इसको डबल करेंगे तो 182 डेज का होता है, इसको डबल करेंगे तो 364 डेज का होता है। 3 टाइप्स के होते हैं। 14 डेज का भी होता है जो कि हमारे इंडिया में ये नहीं यूज होता। तो 3 डेज के टी बिल्स होते हैं जिसको ट्रेजरी बिल्स, मतलब गवर्नमेंट इशू करती है। और कौन इशू, तो वैसे आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ट्रेजरी बिल से गवर्नमेंट पैसा रेज करती है। लोन हो गया, लोन चाहे वो इंटरनल बोरोइंग करेंगे चाहे वो एक्सटर्नल, मतलब इंडिया से बाहर बोरो करेंगे तो इंटरनल होता है, इंडिया के बाहर करेंगे तो एक्सटर्नल हो जाता है। मीन्स ऑफ एडवांस, मतलब कि पैसा लेंगे या कोई असिस्टेंस देगा। असिस्टेंस क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में दिया जाता है, राइट। चलिए ये 2 पॉइंट आपका बहुत ये इंपॉर्टेंस है, इसको लिखिएगा। नेक्स्ट आपका ऑल मनी रिसीव बाय द गवर्नमेंट इन पेमेंट ऑफ लोन। सारे क्या होते हैं, मनी रिसीव किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और पेमेंट मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी तो पेमेंट वो करती है, लोन देती है। बांग्लादेश का आपने सुना होगा, तो ओके, तो लोन देती है तो उसमें से हमारा इंटरेस्ट आता है, तो वो भी तो रिसिप्ट हुआ, वो है। फंड यूज टू मेक ऑल लीगली ऑथराइज पेमेंट ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब ये क्या होता है, लीगल होता है, ऑथराइज होता है। ओके, ऑथराइज होता है। एक पैसा ना ही गवर्नमेंट रिसीव कर सकती है बिना ऑथराइजेशन, मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल के बिना वो एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती, ये बोला गया है। यहाँ पे सब मतलब सारी एक्सपेंडिचर होगी फ्रॉम दिस फंड एक्सेप्ट द एक्सेप्शनल आइटम, जो कि कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। सारी एक्सपेंडिचर जो होगा कहाँ से खर्च होगा, कंसोलिडेटेड। लेकिन जो हमारा कंटीजेंसी फंड में है और जो पब्लिक अकाउंट है उसके वो क्या है, वो इसमें नहीं होगा। किसमें, कंसोलिडेटेड। पब्लिक अकाउंट होता है जैसे कि गवर्नमेंट जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, वो गवर्नमेंट को एज अ बैंकिंग की तरफ रखने देती हैं कि कोई बात नहीं, मैं बैंक में नहीं रख के गवर्नमेंट के पास रख रही हूँ, और वो कभी भी आके वो विड्रॉल कर सकती हैं, लाइक अ डिमांड डिपॉजिट। तो ये जो है पब्लिक का पैसा एज अ सेविंग रखती हैं पब्लिक, कहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों रखती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलता है, जैसे कि पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो वो सारे पैसा आपका कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आएगा। और पब्लिक अकाउंट के लिए गवर्नमेंट को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती पार्लियामेंट से, राइट। वो जब भी अगर पब्लिक आएगा कि भाई मैंने आपको पैसे दिया, आप मुझे दे दीजिए, तो देना पड़ेगा उनको, राइट। ये है ओके। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड से एक पैसा भी निकालना है तो आपको कहाँ से, पार्लियामेंट से ऑथराइज, मतलब उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। कितना, कहाँ, कैसे, सब कुछ उनको बताना पड़ेगा, ये बोला गया है आर्टिकल 266(1). उसके बाद यहाँ पे बोला गया है मतलब स्टेट, यहाँ तो यूनियन या सारी स्टेट की अपनी क्या होती हैं, खुद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ होता। और ये आइडेंटिकल, मतलब कि इनके जो फीचर्स होते हैं सारी स्टेट की वो सेम होती हैं। ओके, याद रखिएगा। और उसके बाद पैसा खर्च कर दिया, पैसा आ गया, उसके बाद जो कि हम ऑडिट पढ़ रहे हैं तो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सब सही से खर्चा किया या नहीं, उसका जांच हमारा क्या करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। कंसोलिडेटेड एक एक पैसा आपको अगर एजुकेशन में बोला गया तो आप एजुकेशन में ही खर्चा करेंगे, आपको हेल्थ पे बोला गया तो हेल्थ पे ही खर्चा करेंगे, और पूरा वो बोलेंगे आंसरेबल होता है। आपने अगर इतना ज़्यादा खर्च ज़्यादा किया तो क्यों किया, ऐसे तो उसका ऑडिट भी प्रॉपर होता है, राइट। ये है इसको
अब इसी प्रकार से आपका क्या है, हिंदी में है स्टूडेंट, हिंदी में जो हमने पढ़ के आए वही आपको हिंदी में भी है। फिर देखते हैं मीनिंग, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की मीनिंग वही क्या क्या, अब इसको थोड़ा सा क्या और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। तो कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया रेफर टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीट्स फ्रॉम इनकम। चलिए पहले मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ। जो चीज़ वहाँ लिखा हुआ है वो हम डायग्राम से करेंगे, डायग्राम से सही होता है। तो आप बजट में भी ये चीज़ पढ़ते होंगे। तो देखिए, आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट जो बजट जो होता है जो है वो 2 प्रकार से, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सारे इंक्लूड होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। ओके, तो ये रेवेन्यू में होता है डेली का खर्चा, हमारा भी तो होता है ना डेली का खर्चा। हमने क्या लिया, डेली हम खाना खाते हैं, डेली हम ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करते, तो डेली, तो गवर्नमेंट का उसी प्रकार से डेली खर्चा होता है। या फिर डेली रिसिप्ट्स आते हैं, कहाँ से रिसिप्ट्स आते हैं, टैक्स, मतलब एक कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी पेमेंट है। वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। और सभी को, जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, क्या है, मतलब आप यहाँ पे रह रहे हो तो आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको पे करना ही पड़ेगा। टैक्स की डेफिनेशन क्या है, कंपल्सरी पेमेंट। तो टैक्स से आता है गवर्नमेंट क्या, रिसिप्ट्स। फिर नॉन टैक्स, अगर हम रूल ब्रेक करते हैं इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आपको पे करना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट हम ब्रेक करते हैं तो आप देते हैं ना पेनल्टी फी, तो वो सब क्या आता है, नॉन टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, थोड़ा सा आप एलोब्रेट करके, क्योंकि 10 नंबर का है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप इसमें पॉइंट्स लिख देंगे, ज़्यादा ही आप नहीं करने लगेंगे, राइट। अब चलिए, यहाँ पे है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, वो प्लान भी हो सकता है, नॉन प्लान, इसमें इतना मत जाइए। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेली कहाँ कहाँ खर्चा करती है, तो सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे, सैलरीज पेंशन पे खर्चा करती हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इतना आप क्या डायग्राम भी करें, थोड़ा थोड़ा उसको लिख भी दे। फिर कैपिटल बजट भी होता है, वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स, मतलब कैपिटल मतलब होता है एसेट, लॉन्ग टर्म के लिए, राइट, लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म है। रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स, या तो डिसइन्वेस्टमेंट, अपनी प्रॉपर्टी बेच देती है गवर्नमेंट, सुना ही होगा, या तो बोरोइंग करेगी, उससे क्या होगा, रिसिट्स आएगा। एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगी, रोड्स, रेलवेज, भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, तो क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट में ऑडिट में मत लिखिएगा, लेकिन अगर वही आपका इकोनॉमी में आ जाता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप बताएंगे, तो मैंने ये डायग्राम बताया आपको, तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रिसिप्ट्स फ्रॉम इनकम टैक्स, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज एंड अदर सोर्स। ओके, सारे टाइप के टैक्स बता दिए इन्होंने, आप भी लिख सके। तो एज वेल एज आउटले, आउटले होता है एक्सपेंडिचर। ओके, बजट आप पढ़ते हैं तो वहाँ एक्सपेंडिचर नहीं लिखा होता, आउटले लिखा होता है। यूजुअल आइटम जो कि 266(1) में मेंशन है, स्टैब्लिश हुआ है कॉन्स्टेंट। ओके, ऐसे आप और भी, यहाँ पे जो कमी है आप और भी ज्यादा लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से आपने क्या करना है, इस प्रकार से डिवीजन है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्ट्स, जो कि मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में बताया, वही ये लिखा हुआ है। रेवेन्यू रिसिट्स, पैसा आया। रेवेन्यू अकाउंट, डिस्पर्समेंट, डिस्पर्समेंट मतलब खर्चा किया। ओके, कैपिटल अकाउंट, पैसा आया, कैपिटल से आया, कोई लॉन्ग टर्म से कैपिटल से आया। डिस्पर्समेंट, एक्सपेंडिचर किया। एक और चीज होती है स्टूडेंट, इसको नोट करेंगे, एक होता है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड। वैसे तो हम पढ़ के आ चुके हैं, एक होता है चार्ज, एक होता है नॉन चार्ज, जिसको वोटेड और नॉन वोटेड भी बोलते हैं। तो जो चार्ज होता है वो नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर होती है गवर्नमेंट को, तो इसको भी आप लिखेंगे। तो देखिए, नॉन वोटेड में क्या होगा, जिसकी, नाम से ही समझ आ रहा है कि जिसको वोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक्सपेंडिचर करना ही करना पड़ेगा। तो कहाँ पे करना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट क्या देती हैं, सैलरीज देती हैं, पेंशन देती हैं, तो ये पता है इसको क्या वोट देने की जरूरत नहीं, राइट।
पास तो होता है लेकिन वोट देने की जरूरत, लेकिन जो है कंसोलिडेटेड अगर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में करेंगे तो उसमें वोट, उसको बोलते हैं वोटेड अकाउंट। ओके, इसको नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर रेफर टू नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर फ्रॉम इंडिया कंसोलिडेटेड फंड व्हाइल प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट। तो जब बजट प्रेजेंट होता है, आपको पता ही है हमारा 1 Feb को क्या होता है, बजट प्रेजेंट होता है। और एनुअल कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारा जो वैसे अगर नॉर्मल देखे तो हमारा नया साल 1 जनवरी को आ जाता है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इस बार जो है आपका 1 अप्रैल को फॉरेन पॉलिसी 2023 भी आया है। ओके, तो ये चीज उनका जो इकोनॉमिस्ट होता है उनका फाइनेंशियल ईयर नया साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो ये इसीलिए एनुअल बजट बोला गया। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट स्पेंड एनी मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड अनलेस अंटिल अप्रूव बाय द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक पैसा भी खर्चा नहीं कर सकती, कहाँ से, विदाउट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबलीज, याद रखिएगा। अब सम चार्ज एक्सपेंडिचर दैट डू नॉट रिक्वायर वोट और चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड, मतलब कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके लिए वोट की जरूरत नहीं होती, जो कि आर्टिकल 112(3) एंड आर्टिकल 203 थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जरूर लिखेंगे इसको हाईलाइट करके। ऐसे ऐसे पॉइंट ही आपको क्या होगा, आपको नंबर इंक्रीज करेगा और किसी और स्टूडेंट से आपका आंसर ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी पे आप क्या करेंगे, ज्यादा आंसर्स जो है मार्क्स ले पाएंगे, राइट। चलिए, तो कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे सैलरीज, पेंशन, अलाउंसेस हो गए, किसके, प्रेसिडेंट का हो गया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का हो गया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर्स हो गए, इन सब की मेनली जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जो एग्जीक्यूटिव बनते हैं, उनका जो पैसा देते हैं उनका क्या होता है, उसके लिए वोट की जरूरत, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हो गए ये सारे। अब यहाँ पे है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट चार्जेस। ओके, तो इट मीन्स द रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बजट इज अप्रूव नॉट, चार्ज मस्ट बी पेड। तो अब देखते हैं लास्ट आपका पॉइंट है, यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट चार्जेस, मतलब कि अगर गवर्नमेंट चार्ज डेट लेती है, कर्जा लेती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बजट अप्रूव हो या ना हो उनको मस्ट पे करना ही पड़ता है। मतलब उन्होंने क्या लिया, पैसा लिया, वो भी क्या होगा, उनको पे करना ही पड़ेगा। डेट, कर्जा भी लेती है, उसको पब्लिक डेट के नाम से हम जानते हैं, बोरिंग, राइट। मस्ट, उसका इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, ये है। और बोला जाता है गवर्नमेंट को नॉन डेट लेना चाहिए, नॉन डेट, राइट। नॉन डेट क्या होता है, मतलब कि डेट ले भी रहे हो लेकिन वो आपके ऊपर ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है। कैसे, ऐसे कैसे होगा, डेट तो लाइबिलिटीज होगा। डेट कब लाइबिलिटीज नहीं होगा, कि जब वो कर्जा लेके वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं, एसेट फॉर्म करती हैं, तो उससे रिटर्न ही आता है, राइट। तो इसी प्रकार से आपका हिंदी में है। तो इस प्रकार से जो था, हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ लिया स्टूडेंट। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए आप मुझसे। एंड आपको कुछ ऐड ऑन करना है, कोई पॉइंट्स आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ताकि एक दूसरे से शेयर करेंगे तो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसी प्रकार से अगर हमारे कोर्स लेना चाहते हैं HPSC TO और ATO के लिए, ओके, और एग्जाम डेट आ जाएगा, आप अच्छे से अपनी तैयारी करके रखें। तो वो 299 में आपको पड़ेगा। हमारे जो हैं गोइला क्लासेस जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ओके, थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, जो कि आप लोग अब लेके अब करना, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट, जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना अच्छा है, जो कि आप यूट्यूब पे इनिशिएटिव देख ही पा रहे हैं, राइट। तो 299 पे आपको क्या पड़ेगा, सारी टेस्ट सीरीज। अगर आपको सारा कुछ लेना है तो वो 799 में पड़ेगा, जिसमें अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट,
1 to 8 डिस्कशन और जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो है। स्टडी मटेरियल, सारे स्टडी मटेरियल लेक्चर्स मिलेंगे आपको। लेकिन अब क्या है, टेस्ट सीरीज नहीं लेना। वैसे तो आपको लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस एकदम से आएगा तो आप नहीं लिख पाओगे, और ये हमारा क्या है, यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं है कि हम कुछ भी लिख के आएंगे। आपको बहुत क्या है, एक एक पॉइंट्स अपना ऐसा लिखना है कि आपको हर एक स्टूडेंट से अलग करे। तो आपका मान लो आपको नहीं लेना, आपका मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास और ऑप्शंस है। तो आपको लेक्चर ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, 2999 में पड़ेगा। वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को चेक करते हैं। वैसे आप इस प्रकार से कॉपी चेकिंग होती है हमारे यहाँ पे। कोई भी डाउट होता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन और एग्जाम के बारे में मत सोचे, एग्जाम जब आना होगा आ जाएगा, अपनी तैयारी रखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।